Welcome to CR International School. Hello students, how are you? I hope everyone is fine at their home. In the previous class we discussed about the refraction of light. Refraction of light क्या होता है, कौन कौन से फिनोमिना होते हैं इसमें, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है. Today we are going to discuss about the effects of refraction of light. कि refraction of light के effect क्या क्या होते हैं. Second thing, laws of refraction of light and third one is refractive index. ये हमारे आज के 3 टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं. So let's start with the effects of refraction of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ऐसे काफी इफेक्ट्स हैं, एग्जांपल है जो कंप्लीटली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस होते हैं. वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट अगर हम इसमें एग्जांपल ले कि जैसे हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या फिल किया हुआ बेटा? वाटर फिल किया हुआ. ठीक है, इसमें मैंने एक स्टिक रख रखी है. अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब भी हम इसको बाहर से देखते हैं तो स्टिक हमें बेंड हुई भी नजर आती है, अंदर से मुड़ी भी नजर आती है. आप इसको एग्जांपल ही देख सकते हो. जैसे आपके पास कोई ग्लास है, कांच का ग्लास है, उसमें आपने पानी डाल रखा है और आप एक पेंसिल लो अपनी और पेंसिल को उसमें डाल दो. अब आप अगर उसको बाहर से देखोगे तो वो आपको बेंड हुई भी नजर आएगी, जैसे नीचे से आपकी पेंसिल मुड़ गई. ओनली नजर आएगी, मीन्स अपीयर्स टू बी बेंड, नॉट एक्चुअली बेंड. जो पेंसिल है या कोई भी स्टिक है, इट अपीयर्स टू बी बेंड. दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हम इससे इसको समझते हैं. देखो, अंदर हमारे पास जो मीडियम है वो क्या है बच्चे? वाटर. बाहर क्या है जी? एयर. और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब भी कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. क्यों चेंज हो जाती है जी? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. क्लियर? तो देखो, अब अगर हम इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं पेंसिल को, तो क्या होगा? इसके इस एंड में से लाइट रेज इमिट हो रही. वाटर कौन सा मीडियम बन गया जी? डेंसर. और एयर कौन सा मीडियम है यहाँ पर? रेयर मीडियम. जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा जी? नॉर्मल से अवे. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो लाइट रेज नॉर्मल से अवे होगी. सेम दूसरा हम यहाँ पर ले रहे हैं पॉइंट, और ये भी क्या हो रही है जी? नॉर्मल से अवे हो रही है यहाँ पर भी लाइट रेज. क्लियर? और हमेशा याद रखना बेटा कि जो लाइट रेज होती है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रेवल करती है. अब अगर हम इसको बैक साइड इंक्रीज करते हैं तो ये दोनों हमारे को इस पॉइंट पर मिलती हुई नजर आती है. अपीयर्स टू बी मीट, नॉट एक्चुअली मीट. तो जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज, रिफ्लेक्टेड रेज नजर आ रही है हमारे को, हम क्या देखेंगे? इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर नजर आएगी. एक तरह से ये पॉइंट तो काम कर रहा है हमारे लिए ऑब्जेक्ट का, और इसकी इमेज कहाँ बनी है? इस पॉइंट पर. तो अगर आप बाहर से देखोगे ना तो ये जो लास्ट कॉर्नर है इसका, ये आपको यहाँ की बजाय यहाँ नजर आएगा. मतलब कि जो स्टिक है वो आपको बेंड हुई भी नजर आएगी. क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्योंकि जो लाइट रेज है वो वाटर से किस में जा रही है? एयर में जा रही है. तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्पीड क्या होगी? चेंज होगी. समझ में आया? अब घर पे देख सकते हो इसको करके. और इसका सिंपल सा फंडा क्या है कि इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ. सेकंड थिंग, जैसे मेरे पास ये कंटेनर है, वही इसकी एग्जांपल ले रहे हो, वाटर. ठीक है जी. बीच में यहाँ पर इसके बॉटम में एक कॉइन है. अगर हम इसको बाहर से देखते हैं कॉइन को, तो ये हमारे को बॉटम की बजाय ऊपर नजर आता है जी. A coin appears to be raised in the water. Reason? Due to refraction of light. क्योंकि वही केस इसमें होगा. लाइट रेज इसमें से निकलेगी, यहाँ जाएगी. ऐसी इसमें से निकलेगी, लाइट रेज यहाँ जाएगी. दोनों का अगर आप बैक साइड इंक्रीज करोगे तो इसकी इमेज यहाँ पर बननी शुरू हो जाएगी. एक्चुअल डेप्थ जो है वो तो यहाँ पर आ रही है इसकी, बट हमारे को अपीयर इस पॉइंट पर हो रही है. कॉजेस क्या हो गया इसका? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकल इन अ क्लियर स्काई नाइट. अगर बिल्कुल साफ होती है, बादल कम होते हैं, तो उस दिन आपने देखा होगा, सॉरी रात को,
कि जो स्टार से हमारे को टिंकलिंग करते हुए नजर आते हैं, रीजन क्या है? सिर्फ रिफ्रैक्शन। वहां पर जो रिफ्रैक्शन है वो कौन सा हो जाएगा जी? वो एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, दैट इज द कॉजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब अगर सपोज करो हमारे पास ये एक टेबल है, मैंने इस टेबल पे ये पेपर रख रखा है जी, ठीक है, और इसके ऊपर एक ग्लास शीट रखी है। यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे ऑफिस में जो टेबल होती है उसके नीचे अखबार या कोई भी पेपर वगैरह रखे होते हैं, उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखी हुई होती है। जब हम इसको ऊपर से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम इसको इस पॉइंट से, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, तो हम क्या देखते हैं, जो इस पे लेटर लिखे हुए पेपर के ऊपर वो हमारे को रेज मतलब बड़े नजर आते हैं। द लेटर्स अपीयर्स टू बी रेज्ड, रीजन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट रेज एक बार ग्लास में जाएगी, ग्लास भी एक मीडियम है, और मीडियम ग्लास में से किस में आएगी फिर बाहर? एयर के अंदर। क्लियर हुआ? तो ये सारी जो एप्लीकेशंस है बेटा, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? डेप्थ जो होती है किसी भी चीज की, जो गहराई है, अगर हम पानी के अंदर देखते हैं तो उसकी गहराई भी हमारे को कम नजर आती है, रीजन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड टॉपिक ऑफ दिस इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उससे पहले हमें कंडीशन लिखते हैं बेटे इसके अंदर, कंडीशन in which no refraction of light takes place। आपको कंडीशन बतानी है, इसमें से क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट आर द कंडीशन इन विच नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो फर्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है यहाँ पर कि सपोज करो ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है जी, बाहर क्या है? एयर, ये कौन सा आ गया? ग्लास। मैंने एक लाइट रेज को परपेंडिकुलरली फोल्ड करवाया इसके ऊपर। कैसे फोल्ड करवाया? परपेंडिकुलर। जब भी हम किसी भी लाइट रेज को परपेंडिकुलरली फोल्ड करवाते हैं ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, then there is no refraction of light take place। उस कंडीशन में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। उसका रीजन बताता हूं मैं आपको क्या होगा, क्योंकि बेटा इस कंडीशन के अंदर एंगल आई और एंगल आर दोनों कितने हो जाएंगे जी? जीरो। यही इंसिडेंट रे, यही रिफ्लेक्टेड रे, और यहीं पर क्या आ रहा है? इसका नॉर्मल आ रहा है। अब देखो मैंने आपको एक केस बताया था रिफ्रैक्शन का, जब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी कि हम लाइट रेज को कैसे फोल्ड करवाते हैं? ऑब्लिकली। ऑब्लिकली जब फोल्ड करवाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर स्पीड का डिफरेंस हो जाता है। एक पार्ट पहले मीडियम में एंटर कर जाता है और दूसरा पार्ट बाद में आता है। बट अगर हम केस ले परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर के केस के अंदर बेटा लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड सारे के सारे पार्टिकल एक साथ एंटर कर रहे हैं दूसरे मीडियम के अंदर। जब लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड के अंदर दोनों साइड में एक साथ लाइट रेज दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो स्पीड के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। चेंज मतलब दोनों की स्पीड के अंदर, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में। ऐसा नहीं है कि दूसरे मीडियम में चेंज नहीं होगी लाइट की स्पीड, दूसरे मीडियम में चेंज होगी। क्लियर हुआ? बट लाइट क्या होगी इस कंडीशन के अंदर? सीधी निकल जाएगी। लाइट रेज ऑलवेज गो स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, विदाउट एनी बेंडिंग व्हेन इट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एंड यू मे आल्सो से दैट ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर? व्हाट हैपन व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls normally or perpendicularly on the boundary of two media। अगर कोई लाइट रेज किसी भी बाउंड्री ऑफ टू मीडिया पर या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली या नॉर्मली फॉल हो रही तो क्या होगा? देन इट विल गो स्ट्रेट, वो हमेशा सीधी निकल जाएगी। क्लियर हुआ जी? सेकंड थिंग मींस सेकंड कंडीशन कि ऐसी कौन सी सेकंड कंडीशन है जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता? अगर फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो? सेम। उस कंडीशन के अंदर भी कोई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होगी, क्योंकि कोई बाउंड्री ऑब्जर्व नहीं होगी इसके अंदर। बाउंड्री मींस
our new topic is laws of refraction of light. Every type of refraction follow these laws of refraction of light, and there are two laws of refraction of light basically. And according to first law of refraction of light, the incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence lie on the same plane. जो लो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था सेम वही है बेटा, डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, यहां हम यूज कर रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे और वहां क्या है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वन इज नॉर्मल. तीनों के तीनों इस पॉइंट पर लाई कर रही है. क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्लियर? सेकंड लॉ एंड इंपॉर्टेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन में, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रिफ्रैक्शन के केस के अंदर कभी भी एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होगा. दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे? अनइक्वल, कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे. तो इसी के बेस पर सेकंड लॉ क्या आता है बेटा? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज constant. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction always constant means sine I upon sine R is equal to a constant. This is the second law of refraction of light, and this law also known as Snell's law of refraction. अगर एग्जाम में पूछा भी जाए कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नेल्स लॉ, देन यू मे राइट दिस डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ मींस द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, दैट इज नोन एज स्नेल्स लॉ. और अगर हम बात करें इस कांस्टेंट की, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium. अभी जो टॉपिक चलेगा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग इन द टॉपिक, अब ये जो हमारा पूरा टॉपिक चलेगा बेटा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे चलेगा. हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. किस मीडियम का? अगर ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, लाइट रेज फर्स्ट मीडियम से सेकंड में एंटर कर रही है, तो ये हो गया मेरे पास एंगल आई और ये हो गया जी एंगल आर. क्लियर हुआ? तो साइन आई अपॉन साइन आर जो कांस्टेंट आएगा, दिस कांस्टेंट गिव्स द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम. अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, दो तीन डेफिनेशन होती है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और वो डिपेंड करता है कि हमसे क्वेश्चन में किस अकॉर्डिंग पूछी गई है. मतलब कि क्वेश्चन में हमें जो न्यूमेरिकल गिवन है वो न्यूमेरिकल किस बेस पे गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला लगाया जाता है. क्लियर हुआ? तो sin i upon sin r is equal to constant and this constant is known as refractive index. अब refractive index होता क्या है वो देखो. refractive index एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है बेटा. It gives the light bending ability of a medium. कि किसी मीडियम के अंदर लाइट कितनी बेंड होगी, चाहे वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो चाहे वो नॉर्मल से अवे बेंड हो. ये सारी जो क्वालिटी का हमारे को कौन देता है? इट गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुआ? याद रखेगा इस सबको, जो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो इसके अंदर। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स द लाइट बेंडिंग एबिलिटी इन दैट मीडियम, कि उस मीडियम में लाइट कितनी बेंड होगी हम आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। और अगर हम बात करें यूनिट की कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या बताओगे जी? इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, मींस इट हैज नो यूनिट। रीजन? बिकॉज रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, ऊपर भी एंगल की टर्म में आ रहा है, नीचे भी एंगल की टर्म में आ रहा है। तो जब दो एक जैसी क्वांटिटी का ही रेशियो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो यूनिट है वो कोई यूनिट नहीं, मींस इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर हुआ? चलो देखो, अब हम बात करते हैं इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल की टर्म्स में, और अब जो हम पढ़ रहे हैं आगे वो किसके टर्म्स में आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। वैसे तो हम सिंपली बोल सकते हैं इसको कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। जनरली रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, क्योंकि दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है जी? अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ रेशियो होगा। क्लियर हुआ? सो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। पहले आपको इसको पढ़ना आना चाहिए बेटा कि हम इसको बोलते कैसे हैं। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं बच्चे एन से। किससे करते हैं जी? एन से। आपको इसको पढ़ना भी आना चाहिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं अगर n 1 2 और इसको इसी को कैसे लिख सकते हैं? n 1 और 2 दोनों का मतलब सेम है बेटा। ये 1 इसके साथ जस्ट कॉर्नर में, इसके साथ भी जस्ट कॉर्नर में। अब इसको बोलते क्या है? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में जी? सेकंड मीडियम। एंड 1 2 का मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, दोनों का मतलब सेम है। एन 1 2 भी बोल सकते हैं इसको, 2n1 भी बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे शो करते हैं हम? डिनोट किससे कर रहे हैं? n से। 1 और 2 यहाँ पर मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई सा भी हो सकता है मीडियम, एयर, ग्लास, वाटर, इसलिए हम जनरली बोल रहे हैं 1 और 2, क्योंकि 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में जरूर जाएगी लाइट रेस। क्लियर हुआ? अब इसकी वैल्यू जो हमारे को दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है? n 1 2, इसका मतलब होगा जी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। याद रखना बेटा, ये मेरे पास जैसे मीडियम 2 है और ये क्या है? 1। तो जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, उस मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उसको कहां रखेंगे? डिनोमिनेटर के अंदर। जिसमें से लाइट आ रही है उसको कहां रखेंगे जी? न्यूमरेटर के अंदर। तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, ये लाइट रेज आ रही है कोई, इसकी स्पीड यहां पर क्या दे रखी है हमारे को? v2, और यहां पर स्पीड चेंज होगा जी इसकी v1। तो अगर आपसे n12 की वैल्यू पूछ जाए तो क्या बताओगे? v2 अपॉन v1, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ n12। क्लियर हुआ? और इसके अपोजिट अगर n21 पूछ ले तो उल्टा कर दो, अब ऊपर क्या जाएगा? v1 अपॉन v2। सिंपल सी बात आपको जो माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रखना है, और जिस मीडियम में से लाइट आ रही है उसको ऊपर रखना है।
क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को? जितना कंफ्यूज होगे बेटा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए इसको अच्छे से समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू टाइप्स का होता है बेटा, एक तो होता है इसके अंदर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला क्या हुआ? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले हम लेते हैं इसके अंदर एग्जांपल रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सबसे सिंपल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। बट इसमें बेटा जो मेन डिफरेंस है वो ये है, फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर और वैक्यूम, इन दोनों में से कोई सा भी नहीं होना चाहिए। When light rays goes from one medium to another medium, या वन मीडियम के अंदर हम साथ क्या लिख सकते हैं? अदर देन एयर और वैक्यूम। मतलब कि लाइट चाहे वाटर से ग्लास में चली जाए या ग्लास से वाटर में चली जाए, तो इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपस में उसको नाम दे सकते हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको देखो कैसे लिख सकता हूं मैं। सपोज करो मैंने लिखा NGW। NGW क्या मतलब है जी इसका? सिंपल, मैंने आपको बताया था जो N के जस्ट साइड में है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसके रेस्पेक्ट में? दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। रिलेट मतलब दूसरे से रिलेट करना, कंपेयर करना, अदर देन वैक्यूम और एयर। क्लियर हुआ? इसकी वैल्यू आप बता सकते हो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसकी स्पीड ऑफ लाइट कहां आएगी? नीचे। जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, रेस्पेक्ट मतलब जिसमें से लाइट आ रही है, वो कहां आएगा जी? ऊपर की तरफ। इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमारा ऊपर तो है जी रेयर मीडियम और नीचे कौन सा है? डेंसर मीडियम। ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे क्या है? डेंसर। मतलब कि लाइट रेयर मीडियम से किस में आ रही है? डेंसर मीडियम में। तो मैंने आपको बताया भी था कि रेयर मीडियम में क्या होता है? लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। ठीक है जी? तो याद रखना, अगर कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है बेटा वो क्या हो सकती है? 1 से बड़ी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगी? रेयर मीडियम में। और डेंसर मीडियम में क्या होगी? लाइट की स्पीड कम होगी। क्लियर हुआ? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया? ऐसे ही सेकंड आता है इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये उसके जस्ट अपोजिट है। मींस इसमें क्या होगा? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जी ये एक बाउंड्री ऑफ टू मीडिया है, ऊपर है मेरे पास वैक्यूम और नीचे क्या है हमारे पास? ग्लास। ठीक है? लाइट रेज वैक्यूम से किस में आ रही है? ग्लास में। तो फर्स्ट मीडियम क्या बन गया मेरा? वैक्यूम। सेकंड मीडियम ग्लास। इसको क्या बोलेंगे हम? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और इसको सिंपल हम डिनोट कर सकते हैं जी NG से। इसमें AB लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिंपल दे रखा है NG NW तो इसका मतलब क्या है? दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वैल्यू क्या होगी? सिंपल
इसकी वैल्यू क्या होगी, c अपॉन में vg। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और vg क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को कि अगर हम एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एयर और वैक्यूम को छोड़ के एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब याद रखना हमेशा, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, क्योंकि ऐसा कोई मीडियम ही नहीं है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर से ज्यादा हो। तो न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है, तो आंसर इज ग्रेटर देन 1। कोई यूनिट नहीं इसकी। क्लियर हुआ ना? सिंपल अगर हमारे को लिख दे यहाँ पर कि Ng, ये हमारे को लिख दिया, और हमारे से पूछे कि सपोज करो आपको Ng की वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1.5 ले लिया मैंने इसे। Ng वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1.5। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.5 या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब क्या है? सिंपल, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो C अपॉन Vg इज इक्वल टू 1.5। 1.5 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट के अंदर। सो इट मींस इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, तो आप उसका कंक्लूजन क्या निकालोगे, वो रेशियो दे रखा है किस किस का, स्पीड ऑफ लाइट का। किसमें, एक तो वैक्यूम में और दूसरा उस मीडियम के अंदर जिसका वैल्यू आपको गिवन है। समझ आया? कोई डाउट इसमें किसी को? बताओ जी। चलो वेरी गुड। इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है बेटा, जैसे मैंने आपको दो वैल्यू बताई थी इससे पहले, मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं एक बार। N12 किसके इक्वल आया था मेरे पास, V2 अपॉन में V1, इक्वेशन 1 मानता हूं इसको। और दूसरा आया था मेरे पास N21, ये किसके इक्वल था, V1 अपॉन में V2, इक्वेशन 2। पता तो चल गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये N12 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, किसके इक्वल होगा ये, velocity of light in second medium upon velocity of light in first medium. You can also say that speed of light in first second medium, speed of light in first medium. Same as N21, refractive index of second medium किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, किसके इक्वल होगा जी, velocity of light in first medium to the velocity of light in second medium. अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या होगा, N12 मल्टीप्लाई में N21, तो V2 अपॉन V1 मल्टीप्लाई में V1 अपॉन, दोनों कैंसिल होके N12 मल्टीप्लाई में N21, 1 के इक्वल आ गए। तो क्या होगा, N12 इज इक्वल टू 1 अपॉन में N21, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मींस ये हमारे पास कोई मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। एक लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, यहाँ किसी चीज से स्ट्राइक हो गई है और टकराने के बाद वापस फिर इस मीडियम से किसमें चली गई, इस मीडियम के अंदर। तो जब ये इससे इसमें आ रही थी तो किसकी वैल्यू बनी थी, N21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जब वापस इससे इसमें जा रही है तो किसकी वैल्यू बन गई, N12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो जब भी कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और वापस दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में आ रही है, तो जो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। भाई सपोज करो आपको N12 की वैल्यू दे रखी है 3.5 और आपसे अगर वैल्यू पूछ रहा है वो किसकी, N21 की, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3.5, रेसिप्रोकल कर दो उसका, सिंपल। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को इसमें कि जब भी कोई लाइट रेज एक मीडियम से
दूसरे मीडियम में जा रही है या वापस दूसरे मीडियम से फिर फर्स्ट मीडियम के अंदर आ रही है, तो जो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चे वो रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर हुआ? अब हमने दो तरह के यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हैं। एक पढ़ा है जी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो जरूर होगी। रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So, relation between absolute refractive index and relative refractive index। हमें इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बीच में बेटा एक रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो लेट, उसको थोड़ा सा बड़ा है ये, इसलिए मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा कंसीडर वी हैव two medium having absolute refractive indices n1 and n2। हमारे पास दो मीडियम है जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या है, एक का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक का n1 है और दूसरे का n2 है। क्लियर? सो पहले अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम मतलब n1, फर्स्ट मीडियम, जिसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं n1, किसके इक्वल होगा जी? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? n1 इज इक्वल टू सी अपॉन में v1 लिख सकता हूं। n1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? c अपॉन में v1। भाई c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसी तरह से अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मतलब कि n2, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? c अपॉन v2 लिख सकते हैं। भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों आ गए आपके पास। दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया फॉर्मूले की फॉर्म में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो दोनों को फॉर्मूले की फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड करो इसमें, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी? n2 अपॉन में n1, n2 अपॉन में n1 किसके इक्वल हो गई? c अपॉन v2 और अपॉन c अपॉन में v1। c से c कैंसिल हो गई, किसके इक्वल आ गया? v1 अपॉन v2। ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से? n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू किसके आ गया जी? v1 अपॉन v2। अब चलते हैं हम अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर, पहले वाले टॉपिक में। पहले वाले टॉपिक मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको v1 अपॉन v2 दे रखा है तो ये क्या, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है? मैंने क्या बताया था, जो नीचे होती है स्पीड ऑफ लाइट उसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, किसके रेस्पेक्ट में जी? ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में। तो मैं v1 अपॉन v2 को लिख सकता हूं n21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। क्लियर? अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं, पुट दिस वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 इन इक्वेशन 3, तो क्या होगा जी? n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू क्या आ गया? n21। अब आ गई ना? ये तो अब आपके पास आ गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में।
और ये दोनों क्या है जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में और फर्स्ट मीडियम के एयर के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हो कि N21 refractive index of second medium with respect to first medium is always equal to absolute refractive index of second medium upon में absolute refractive index of first medium, या the ratio of absolute refractive index of second medium to the absolute refractive index of first medium। इसके अपोजिट भी हो सकता है ये, अगर यहाँ पर आ जाए N12 तो इसको उल्टा कर दो, N1 अपॉन में N2। ये आपको क्वेश्चन के अंदर यूज करने बेटा, क्लियर हुआ? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों चीज आ रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया हमारा, और ये क्या है जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अब छोटा सा एक टॉपिक इसमें याद रखना कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर स्पीड ऑफ लाइट पूछा जाए या मीडियम पूछा जाए, तो याद रखना बेटा, जो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होता है और एक होता है ऑप्टिकल रेयर, तो ऑप्टिकल डेंसर कौन सा होगा, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वैल्यू जिसकी कम है, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्लियर? अब देखो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने जो आपको जो बताया, दोनों उसी से रिलेटेड है ये सारे के सारे। एक होती है मास डेंसिटी, और दूसरी क्या होती है जी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। मास डेंसिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी है भाई, जो क्या किसकी फॉर्म में होती है, मास बाय वॉल्यूम की फॉर्म में। अब मैं अगर एक एग्जांपल लूं, देखो डिफरेंस बताने के लिए, मैं एक तो ले रहा हूं केरोसिन ऑयल और एक ले रहा हूं वाटर, एक केरोसिन ऑयल और दूसरा वाटर। आपको पता है केरोसिन ऑयल की जो मास डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम। अगर आप केरोसिन ऑयल को वाटर पे डालते हो तो सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा क्योंकि डेंसिटी कम है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्टिकल डेंसिटी की, अगर आप एक रे ऑफ लाइट को वाटर में पास करवा रहे हो एयर से, और दूसरी को करवा रहे हो केरोसिन ऑयल में से, तो जो सबसे ज्यादा बैंड होगी वो किस में होगी जी, केरोसिन ऑयल के अंदर। क्यों? क्योंकि केरोसिन ऑयल की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी से बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? तो ये इसीलिए बताने के लिए बताया मैंने आपको कि दोनों में डिफरेंस होता है। कंफ्यूज मत होना इसके अंदर कि सर एक आपने मास डेंसिटी पढ़ी, एक ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ी, दोनों सेम है या अलग अलग है, तो दोनों डिफरेंट टर्म्स है। क्लियर बेटा? तो आई होप जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया आज का, ये अच्छे से आपके समझ में आया हो। अब आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे अगर क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है बुक में, तो आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, और इन सारे के सारे वर्क को बेटा आपको फेयर नोटबुक के अंदर नोट करना है, जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाए। क्लियर? सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।